वेलकम बैक टू पवन वाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2.2 द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, है ना। अब हमारी परंपरा के अनुसार हम इस लेसन के साथ आगे बढ़ने से पहले हम इसका वार्मिंग अप सेशन कर लेंगे और फिर उसके बाद में लेखक के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम लेसन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वार्मिंग अप के साथ। वार्मिंग अप में क्वेश्चन नंबर 1 है expressions in English classified under different heads. Pair up with your partner, guess and match the columns. Use a dictionary. अब देखिए, तुमको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, मतलब वर्ड्स है, और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स है, पर वो मैच नहीं किए गए हैं, तो उनको हमें मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए में जो पहला है वो है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल का अगर यहाँ पर मीनिंग आपको देखना है तो यहाँ पर हमें जाना होगा कॉलम बी के एच में। एच, और एच क्या है उसको नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वो अगर लिखूंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें वक्त भी ज्यादा लगेगा। एच है अ रूल टू गवर्न वंस बिहेवियर, जिसके आधार पर, जिस नियम के आधार पर हम हमारा जीवन जीते हैं उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसी को हम हिंदी में तत्व कहते हैं ना। हमें हिंदी फिल्मों में आपने कभी सुना होगा डायलॉग, उसूल है ना, उसूल, ये मेरा उसूल नहीं है। तो उस तरह से उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। उर्दू में उसे उसूल कहते हैं, हिंदी में तत्व कहते हैं, कि जिस नियम के आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं उसी को हम कहते हैं। जैसे देखिए, कहते हैं कि भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरे जीवन का तत्व है, ये मेरा उसूल है, दिस इज माई प्रिंसिपल, नेवर टू लाई, मैं कभी झूठ बात नहीं करता। तो ये एक तत्व हो गया जीवन जीने का, मतलब उसी के आधार पर मैं अपना जीवन जी रहा हूं। दूसरा है कोटेशन। कोटेशन होता है ना, तो उसका क्या मतलब होता है? कोटेशन का मीनिंग यहाँ पर है वर्ड्स साइटेड फ्रॉम अ स्पीच, टेक्स्ट, है ना, ऑफ अ फेमस पर्सन, किसी महान व्यक्ति द्वारा कहा गया या लिखा गया कुछ एक कोई किताब होती है, उसके द्वारा किया गया एक आधा भाषण होता है, उसमें से एक लाइन लेना या फिर उसमें से कुछ शब्द लेकर के उसको जब हम कहते हैं या उसको कहीं पर हम लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कोटेशंस। मतलब किसी के भाषण या लेखन में से कुछ शब्द लेकर के उसको कोट करना, उसको किसी को बताना या उसको कहीं पर लिखना, उसको हम कहते हैं कोटेशंस, है ना। उसके बाद में तीसरा आता है मॉरल, है ना, मॉरल। उसका इसका जो मीनिंग है वो जी है, अ लेसन डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस, अ लेसन डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस। देखो, हम कहते हैं कि हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पूछा जाता है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब उसमें से आपको क्या सीख मिली। मॉरल इज द लेसन और लेसन डिराइव फ्रॉम स्टोरी, है ना। आपने क्या सीखा, जो सीख कहते हैं उसी को हम कहते हैं मॉरल, मतलब हमको क्या सीख मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियम्स, इसको अगर आसान भाषा में आपको समझना है तो इसको हम हिंदी में इसके समकक्ष होता है वाक् प्रचार, है ना, वाक् प्रचार इसके समकक्ष होता है, इडियम्स के समकक्ष होता है वाक् प्रचार। और उसका मतलब है ई, established expressions which do not convey exactly the same as individual words। मतलब क्या है कि वो शब्दों का समूह है, कुछ शब्द एक साथ मिलकर के एक नई
परिभाषा या एक नया मतलब बना देते हैं, जो कि हम अलग-अलग शब्दों को उस वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो उनका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। समझ में आ रही है क्या बात? कि देखो, एक शब्द होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, दूसरा शब्द होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, और उन 2 शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, तो उसमें से तीसरा ही मीनिंग निकलता है। तो वो जो तीसरा मीनिंग निकलता है, उसी को हम इडियम्स कहते हैं। ठीक है? चलिए, 5वां स्लोगन्स। ठीक है? स्लोगन्स। अब इसका जो मैच है, वो है बी। उसका मीनिंग क्या है? शॉर्ट स्ट्राइकिंग मैसेज फॉर द पब्लिक। स्लोगन क्या होता है कि पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एक जो संदेश हमको देना होता है, उसी को हम स्लोगन कहते हैं। सिक्स्थ, वन लाइनर्स। और वन लाइनर्स क्या होती है? उसका जो मीनिंग है, वो कॉलम बी में सी ऑप्शन उसका है, अ शॉर्ट विटी रिमार्क स्टेटिंग ट्रूथ। वन लाइनर्स क्या होता है? अब इसका अगर हम शब्दशः अर्थ भी ले, इसका शब्दशः मीनिंग भी अगर आप समझ में ले, मतलब ले, तो वो होता है वन लाइनर्स। वन लाइनर्स मतलब एक लाइन, है ना? एक लाइन। तो वन लाइनर्स क्या होती है? वन लाइनर्स होती है छोटे छोटे मैसेजेस, शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट रिमार्क्स, जो जीवन का सत्य हमें बताती है, उसको कहा जाता है वन लाइनर्स। मतलब किसी भी एक लाइन को हम वन लाइनर नहीं कह सकते, उसमें से हमें जीवन का सत्य उजागर होना चाहिए, तभी हम उसको वन लाइनर कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, और उसका वर्ड है मैगजीम, है ना? और मैगजीम का जो मीनिंग है, वो है कॉलम बी का डी, अ पॉपुलर और वेल नोन ट्रूथ। जो वो ऐसा सत्य है जो सभी को पता होता है, जो सभी को मालूम होता है, उसी को हम कहते हैं मैगजीम। ठीक है? और आखिर में एट्थ है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का क्या होता है? ए, है ना? प्रोवर्ब होता है ए। ठीक है? प्रोवर्ब होता है ए, अ जनरली एक्सेप्टेड एविडेंट ट्रूथ, है ना? लोगों द्वारा जनरली वो एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों ने स्वीकार किया हुआ सत्य, उसी को हम कहते हैं प्रोवर्ब, है ना? जैसे ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, है ना? ये हो गया प्रोवर्ब। तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ऐसी क्या है, कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहेंगे। तो रिटन इंग्लिश, जैसे देखिए, भाषा जो होती है, भाषा के हम दो भाग कर सकते हैं ना। मतलब एक भाषा जो होती है वो लिखित भाषा होती है, दूसरी मौखिक होती है, जिसको हम ओरल कहते हैं या स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं, एक होती है रिटन लैंग्वेज। तो ये जो सेकंड एक्टिविटी है, रीड द पोलाइट रिक्वेस्ट सजेशंस एंड कंप्लीट द गैप्स इन रिस्पॉन्सेस, मेक श्योर यू आर पोलाइट एंड नॉट रिपीटेड। देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट्स हमें यहाँ पर दी गई है, कुछ विनतियां यहाँ पर दी गई है, और उसको हमको रिस्पॉन्ड करना है, मतलब उसका जवाब हमें लिखना है। पर दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो जवाब है वो कहीं पर रिपीट ना हो, नंबर एक, और नंबर दो, हमें पोलाइटली देना है, मतलब उसी जिसी जिस क्या कह सकते हैं, संवेदनशीलता के साथ वो कहा गया है, उसी संवेदनशीलता के साथ हमें उसका जवाब भी देना है। हमें रूड कहीं पर भी नहीं होना है, हमें नम्रता से ही उसका जवाब देना है। कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी? अगर आप उसको देखो, ये नंबर एक, उसको अगर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, है ना, रिफ्यूज, है ना, रिफ्यूज एंड एक्सेप्ट। ठीक है? अब पहले का जो है, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी, क्या आप मुझे आपकी डिक्शनरी दे सकते हो? अगर आपको वो रिक्वेस्ट मंजूर है, आपको वो विनती मान्य है, तो आप क्या कहोगे? ओह, व्हाई नॉट? ऐसा भी कह सकते हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों नहीं?
लीजिए, हैव इट, इस तरह से। ओह व्हाई नॉट। और अगर आपको रिफ्यूज करना है या फिर आपको कहना है कि भाई नहीं अभी तो मैं नहीं दे सकता, तो यूं कर सकते हैं कि सॉरी, आई एम यूजिंग इट। आप क्या कह रहे हो, माफ कर दीजिएगा पर मैं अभी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। आप क्या कह रहे हो कि नहीं, माफ कर दीजिएगा बट क्योंकि मैं उसको अभी उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका यूज अब कर रहा हूँ, उसका उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है, कैन यू प्लीज पास द सलाड। कैन यू प्लीज पास द सैलड। पास द सैलड, ऐसा एक रिक्वेस्ट है और यहाँ पर दो एक्सेप्ट, दोनों भी हमको एक्सेप्ट करना है, तो हम क्या कहेंगे, कैन यू प्लीज पास द सलाड, कैन यू प्लीज प्लीज कैन यू प्लीज पास द सलाड। सो आप क्या कहेंगे, सैलड है, सलाड नहीं हो, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सैलड, ऐसे ये ले ली, सैलड, है ना। हिंदी में उसे सलाद कहते हैं ना, ठीक है। तो सैलड, है ना। कैन यू प्लीज पास द सैलड, है ना। तो उसको हम अगर एक्सेप्ट करते हैं और पोलाइटली भी एक्सेप्ट करते हैं, ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे इस तरह से। अगर और दूसरा हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, प्लीज हैव इट, है ना। कैन यू प्लीज पास द सलाद, ऐसा किसी ने आपको कहा है तो आप कहेंगे ओके प्लीज हैव इट, है ना। आप उसको देख करके कहेंगे, है ना। मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। उसके मे आई नो द एग्जैक्ट टाइम, है ना। अभी इसमें क्या है, दोनों भी एक्सेप्ट करना है, यही लिखता हूं मैं। कैन यू प्लीज मे आई नो द एग्जैक्ट टाइम, अभी कितने बजे हैं, आप किसी से पूछते हैं, इट्स 3:30, है ना। मतलब आप क्या कह रहे हो, 3:30 बज चुके हैं, है ना। इट्स 3:30, डायरेक्टली आप बता देते हो। और दूसरा आप कहते हो, एक्सेप्ट कर रहे हो पर हो सकता है कि आपके पास की जो घड़ी है वो सही समय नहीं बता रही है, सॉरी बट माय वॉच इजंट वर्किंग। मतलब आपने रिजेक्ट नहीं किया है, पर आपने क्या कहा है कि नहीं सॉरी पर मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है ना, इस तरह से। या एक्सेप्ट, इसको हम रिजेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। और एक्सेप्ट दूसरा लिखना है तो आप कह सकते हो, ओ इट्स 1:20 PM, ऐसा भी बता सकते हो। मतलब इसका, शैल वी प्लान अ क्लास पिकनिक। चौथा है, शैल वी, एक एक्सेप्ट भी है और उसमें रिफ्यूजल भी है ना। शैल वी प्लान अ क्लास पिकनिक, या इट वुड बी रियली नाइस, है ना, बहुत अच्छा होगा, हाँ जरूर बहुत अच्छा होगा, ऐसा आपने। या फिर रिफ्यूज कर दो, नो वी हैव आवर एग्जाम्स कमिंग, है ना, हमारी अभी परीक्षाएं आ रही है तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो। डू यू नीड हेल्प, या कैन यू प्लीज टेल द वे, है ना। एक एक क्या आपको मदद चाहिए, हाँ क्या मुझे आप रास्ता बता सकते हो, एक। और रिफ्यूजल कर रहे हो तो थैंक यू बट आई मैनेज, है ना। तो आप क्या कहते हो, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद, पर मैं क्या अकेला कर सकता हूँ, इस तरह से, है ना। इज इट ऑल राइट इफ आई यूज योर लैपटॉप। अब देखिए छठा आखिरी वाला जो है उसको हम कहते हैं, इज इट ऑल राइट इफ आई एक्सेप्ट और रिफ्यूज, है ना। इज इट इज इट ऑल राइट इफ आई यूज योर लैपटॉप, तो एक्सेप्टेंस में आप क्या कहोगे, ओ इट्स फाइन, है ना। अभी देखो इसमें एक भी
सेंटेंस हमने रिपीट नहीं किया है, ठीक है? ओह इट्स फाइन, कोई बात नहीं, लीजिए। और अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? सॉरी, इट्स गेटिंग अपडेटेड, है ना? आप कर रहे हो, नहीं माफ कीजिएगा पर वो अपडेट हो रहा है, अभी आप उसको यूज यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पोलाइटली जो भी कुछ रिक्वेस्ट की जाती है उसी को उतने ही पोलाइटली, उतने ही नम्रता से हमें हमारा जवाब देना होगा। चाहे उसे आप एक्सेप्ट करो, चाहे रिजेक्ट करो, रिफ्यूज करो, चाहे आप वो जो विनती आपसे की जा रही है उसको चाहे आप मान्य करो या अमान्य करो, मतलब आपको वो जो कुछ मांग रहा है या फिर कुछ कहा जा रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। पर ऐसा कोई कारण नहीं कि आप रिजेक्ट कर रहे हो तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा रूडली उसको रिस्पॉन्ड करना है, जरूरी नहीं है ना? आपको विनम्रता के साथ भी आप उसको मना कर सकते हो, है ना? कि आपसे कुछ मांग रहा है, आप बड़े विनम्रता से उसके उसके उसे कह सकते हो कि भाई नहीं, माफ कीजिएगा पर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये करना है, ऐसा कुछ एक कारण आप बता सकते हो और वो अमान्य कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज माननी ही है या फिर अमान्य करते हुए आपको किसी से बहुत ही रूडली बात करना है, बिल्कुल नहीं। विनम्रता के साथ आप अपनी बात रख सकते हो, चाहे आप किसी से क्या कह सकते हैं कि किसी की बात आप मान रहे हो या मान नहीं रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फिर भी नम्रता के साथ वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब आखिरी जो हमारी एक्टिविटी है वो है लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर अ नर्सरी राइम यू मस्ट हैव संग एज किड्स। अभी पता नहीं आपने अपेक्षा तो ऐसी है क्योंकि पहली कक्षा से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश सुनते आ रहे हैं, तो शायद आपने भी पढ़ी होगी, ऐसा अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। वैसे तो इंग्लिश मीडियम वालों ने उसको पढ़ी ही है, आपने भी पढ़ी ही होगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। तो एक नर्सरी की जो कविता है, वो नर्सरी राइम जो है वो यहाँ पर दी गई है और हमें पूछा जा रहा है क्या आपको याद है आज भी? पर उसके देखो ये शब्द जो है नीचे हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं, कौन से शब्द है? हैप्पी, मेक, हेवन, नाउ, प्लेस, ऐसे शब्द है। तो उसमें हमको वो नर्सरी राइम पूरी करनी है, वो शब्दों का उपयोग कर कर, है ना? फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, है ना? पहला ब्लैंक, ठीक है? पहली जो ब्लैंक है वो, है ना? तो उसका वो जो कविता है, वो जो राइम है, वो कैसी जाती है? द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी, द प्लेस, है ना? दूसरा है द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी, है ना? एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। नहीं, एंड द वे टू बी हैप्पी, है ना? वे टू बी हैज टू हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी, ठीक है? एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर, एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर, ठीक है? तो इस तरह से फिर से एक बार आपको सुना के बताता हूँ। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right there. Ta 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 da ding. The time to be happy is now. The place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have little heaven right there. ठीक है? चलिए, तो बहुत दिनों के बाद गाना गाने का भी मौका मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं लेसन की ओर, पर लेसन को स्टार्ट करने से पहले, लेसन की शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे हमारे
लेखक के बारे में और हमारे लेखक है लियो टॉल्स्टॉय और ये एक बहुत ही जाना-माना नाम है। अब देखिए बहुत ही जाना-माना जब हम कहते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में उस व्यक्ति को कितने आदर के साथ उनकी ओर देखा जाता है। तो लियो टॉल्स्टॉय ना ही सिर्फ़ एक लेखक के तौर पर एक इंसान के तौर पर भी वो बहुत ही बड़े माने जाते हैं क्योंकि वो रशियन हैं। ठीक है, वैसे तो वो नेशनैलिटी उनकी रशियन है, पर वो एक बहुत ही अमीर क्या कह सकते हैं ज़ार जो होते थे ना, उस समय रशिया में, उनके घर में उनकी पैदाइश हुई थी, बहुत पैसे वाले। पर जब वो बड़े हुए और फिर जब उनको पता चलने लगा, जीवन की सच्चाई उन्हें जान पड़ने लगी, तो धीरे-धीरे उनका रुख इस तरह से होने लगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया, घर-बार मतलब वो जो उनका जो था ऐश्वर्य, वो छोड़ दिया और आखिर में एक दिन वो किसी स्टेशन पर मृत पाए गए। मतलब उन्होंने ऐसा क्या उन्होंने अनुभव किया था कि जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे चीज़ों का त्याग कर दिया। तो इसी वजह से भी उन्हें बहुत बड़ा माना जाता है और उनकी जो लेखन है उनकी जो लेखन की क्षमता है, उनका जो लेखन है, उसको तो बहुत-बहुत बड़ा माना जाता है। उनके जो 2-3 नॉवेल्स हैं, वो आज भी मुझे याद आते हैं। वॉर एंड पीस एक नॉवेल है उनका, एना कैरेनिना नाम का एक नॉवेल है। तो ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे जो बहुत ही पॉपुलर हुए थे उस ज़माने में और बहुत लोगों ने उनको पढ़ा भी है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। लियो टॉल्स्टॉय 1828 टू 1910 1828 से लेके 1910 है ना? ये उनका कार्यकाल रहा। पर आपको जानकर इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैरानी भी हो सकती है कि ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने हमारे महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया था। महात्मा गांधी जी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा आदर्श लेखक मानते थे। अब देखिए गांधी जी जो है महात्मा गांधी जो है उनके 2 से 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेखक हैं। ठीक है? तो उसमें एक है एक तो है राल्फ वाल्डो आर.डब्ल्यू. इमर्सन जो एक अमेरिकन लेखक है। लियो टॉल्स्टॉय भी उनके एक बहुत ही चहेते लेखक हुआ करते थे। उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित उन्होंने किया है। लियो टॉल्स्टॉय 1828 to 1910 was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको आज दुनिया में आज भी अ, जितने भी लेखक यहाँ पर हुए हैं इस धरती पर, उनमें से उनमें से एक महानतम लेखक उन्हें माना जाता है। जो कुछ अगर हम गिने-चुने 10-5 महान लेखक निकालेंगे दुनिया के, तो उनमें उनका नंबर लगता है। इतना बड़ा नाम लियो टॉल्स्टॉय का है। He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood and Youth. और जब वो 20 साल के थे, तभी उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की और उसी दौरान, उसी के साथ जब उन्होंने लेखन की शुरुआत की, उसी किताब के साथ उनको लोकप्रियता भी मिली क्योंकि उन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी मतलब 3 किताबें लिखी, बॉयहुड, एडल्ट एंड यूथ। है ना? चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ ऐसी 3 किताबें उन्होंने लिखी कि मेरा बचपन पर एक किताब लिखी, फिर एक क्या कहते हैं एडोलेसेंट बॉयहुड पर एक किताब लिखी और यूथ पर एक किताब लिखी। इस तरह से 3 किताबें लिखी और वो तीनों भी किताबें इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका नाम एक बहुत क्या कह सकते हैं बड़े लेखकों में आने लगा। अ पैराबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल लेसन और ये जो कहानी है प्रस्तुत कथा जो है वो एक पैराबल है। पैराबल क्या होता है? पैराबल एक ऐसी कहानी होती है स्टोरी विथ मॉरल है ना? जो कथा हमें कुछ सिखाती है, कुछ सीख हमको देती है, उसी को हम पैराबल कहते हैं और ये प्रस्तुत कथा जो है वो एक पैराबल ही है। अ पैराबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स अब इसकी खासियत क्या है? देखो अब वैसे देखा जाए, है ना? वैसे देखा जाए तो पैराबल जो होती है,
उसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके सारे के सारे जो पात्र होते हैं, वो मनुष्य ही होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, सारे के सारे पैराबल में ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। This parable concerns a king who wants to find answers to what he considers to be three most important questions in life. और ये जो पैराबल है, ये जो प्रस्तुत कवि कथा है, वो कथा एक ऐसे राजा की कथा है जो जो अपने 3 जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा वो मानता है कि ये मेरे जीवन के सबसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 3 प्रश्नों के मुझे जवाब चाहिए और इसी जवाब की खोज में वो घूम रहा है। तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कौन देगा? इस तरह से वो इस उत्तरों की खोज में निकल पड़ा है। इसी पर आधारित एक कथा है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपने अभी देखा है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको रोज नए-नए मिलते रहें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।